हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आज करने जा रहे हैं क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 का थ्योरम नंबर 4। ये थ्योरम है आपके पेज नंबर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 116 में। तो इस थ्योरम में कहा जा रहा है फॉर टू इंटीजर्स a and b at least one of which is non-zero there exist another two integers x and y such that GCD means greatest common divisor of a and b is equal to ax plus by। तो कहा जा रहा है आपके पास दो इंटीजर्स हैं, दो नंबर्स हैं a और b, ठीक है। इनमें से कम से कम, इन दोनों में से कम से कम एक तो नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर एक्स एंड वाई, तो इनसे रिलेटेड दो और इंटीजर्स रहेंगे एक्स एंड वाई, जिससे कि आप इन सभी को मिला के इस फॉर्म में लिख पाओगे, ठीक है। इस फॉर्म में किस चीज को लिख पाओगे आप? ए और बी के जीसीडी को, जीसीडी ऑफ ए एंड बी को आप ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में लिख पाओगे। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि ए और बी का जो जीसीडी होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, उसका फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई जैसा होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है उसको हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। ये सही है बोल के हमको प्रूव करके दिखाना होगा। तो इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए चलिए पहले हम लोग एक बार जीसीडी का जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं कि जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दो नंबर आप लेते हो, इन दो नंबर का बहुत सारे डिवाइजर रहेंगे। जैसे कि मैं सपोज अगर 10 और 15 का ले लूं, तो 10 और 15 का देखिए, 10 और 15, 10 को आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, 1 से भी डिवाइड कर सकते हो। 15 को भी आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, इसको 10 से भी डिवाइड किया जा सकता है। इसके बाद आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, 15 से डिवाइड कर सकते हो, 1 से डिवाइड कर सकते हो। दोनों में देखिए कौन से डिवाइजर्स कॉमन है? 5 कॉमन है और 1 कॉमन है दोनों में। ग्रेटेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली 5। तो 5 होगा 10 और 15 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब दो नंबर के बीच में जितने भी कॉमन डिवाइजर होंगे, सब कॉमन डिवाइजर में से सबसे बड़ा जो कॉमन डिवाइजर होगा उसी को हम लोग कहेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को अगर हम लोग आर्बिट्रेरीली लिखें, सपोज हम पकड़ लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर है ए और बी, इंटीजर से दो, और इनका सपोज जीसीडी जो है वो डी है, डी भी एक इंटीजर है। तो डी को क्या क्या करना पड़ेगा? डी को पहला कंडीशन ये है कि डी को इस इंटीजर को डिवाइड करना होगा और डी को बी को भी डिवाइड करना होगा, इन दोनों को डिवाइड करना होगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि जितने भी ए और बी के जितने भी दूसरे जितने भी कॉमन डिवाइजर है, सपोज मान लेता हूँ कि सी से हम लोग उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ए और बी के बाकी सभी कॉमन डिवाइजर को, वो सभी क्या होना चाहिए? डी के बराबर या फिर डी से छोटा होना चाहिए, लेकिन डी से ग्रेटर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि डी हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तभी जाके हम कहेंगे कि डी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। तो चलिए अब चलते हम लोग प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ में सबसे पहले हम लोगों को एक सेट कंसीडर करना होगा। लेट अस कंसीडर ए सेट S इज इक्वल टू, यहाँ पर जो दिया गया है उसी के हिसाब से ए यू प्लस बी वी, यार ए यू प्लस बी वी is greater than 0 and u
b बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटेजर्स। ऐसा एक सेट हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि a और b दोनों में से कोई एक एटलीस्ट वन जो है, या फिर देखो एटलीस्ट लिखा हुआ है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मीनिंग होता है कि कम से कम एक तो नॉन जीरो होगा। अगर दोनों भी नॉन जीरो हो गए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कम से कम एक को नॉन जीरो होना होगा। तो हम लोग पहले पकड़ लेंगे कि a जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है। लिखेंगे सिंस एटलीस्ट वन ऑफ a and b is non-zero, therefore take a not equal to zero। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पकड़ेंगे a not equal to zero, बाद में हम लोग b के लिए भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग करेंगे a के लिए। देन अगर हम लोग a को नॉन जीरो पकड़ते हैं, मतलब a जीरो के बराबर नहीं है, ऐसा अगर पकड़ते हैं, तो देन मॉड ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ a इज इक्वल टू हम लोग लिख पाएंगे a u प्लस b इंटू जीरो। ए यू प्लस बी इंटू जीरो कैसे लिख दिया हमने इस चीज को मैं बताता हूँ आपको। वेयर u इज इक्वल टू 1 इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड u इज इक्वल टू -1 इफ a इज लेस देन 0। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए, इस चीज को हम लोग, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे सेट में जितने भी एलिमेंट्स है सभी क्या है, इस फॉर्म में है, ए यू प्लस बी वी के फॉर्म में है हमारे सेट में। ये जो सेट एस है इसमें सभी एलिमेंट्स इस फॉर्म में है। तो हमारा ए कब नॉन जीरो होगा? जब इस सेट में बी के जगह पर हम लोग जीरो बिठा देंगे और यू के जगह पर 1 बैठेगा। कब बैठेगा? जब ए जीरो से बड़ा होगा। देखिए कहा गया था कि ए जो है इट इज नॉन जीरो, बट ऐसा नहीं कहा गया कि ए जो है वो पॉजिटिव होगा। ए जो है वो पॉजिटिव होगा ऐसा कुछ भी हमें कहा नहीं गया है। तो ए पॉजिटिव कब होगा, ग्रेटर देन जीरो कब होगा? जब यू के जगह पे हम लोग 1 बिठाएंगे, और अगर यू के जगह पे हम लोग -1 बिठाएं तो ए क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा हो जाएगा, यानी निगेटिव नंबर होगा। ओके, लेकिन दोनों ही केसेस में हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर मॉड लगा दिया, मॉड ऑफ ए, क्योंकि हमें यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज निकालना है। किस लिए पॉजिटिव वैल्यूज निकालना है? क्योंकि देखिए यहाँ पर सेट के अंदर क्या है, हमें लिख के रखा है कि जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी ग्रेटर देन जीरो है। दैट्स वाई यहाँ पर हमने मॉड्यूलस ऑफ ए लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा हो गया तो इसका मीनिंग क्या है, दो चीजें यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाता है कि जो हमारा सेट है वो एक नॉन जीरो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, सॉरी। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है कि जिस सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट रहेगा ही रहेगा, नहीं तो उस सेट को हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग एम्प्टी सेट कह देंगे, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। तो इसके अंदर क्योंकि ए एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ए इज ए नॉन जीरो, दैट मीन्स उस सेट के अंदर एक कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही, इट इज नॉन जीरो। और साथ ही साथ ये भी प्रूव हो गया कि इस सेट के अंदर जो है सभी एलिमेंट्स ग्रेटर देन जीरो है। तो लिखेंगे इन अदर वर्ड्स, mod of A belongs to our set S and our set S is a non-empty set of positive integers। नॉन एम्प्टी सेट है लेकिन एलिमेंट्स कैसे हैं इसके, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमें पता है कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, ठीक है। वो 1 से शुरू होकर जितनी पॉजिटिव नंबर है सभी नेचुरल नंबर है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। सबसेट क्यों लिखा हमने,
क्योंकि हमारा सेट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कितना बड़ा है, 1 से लेकर जितने पॉजिटिव नंबर्स है सभी, और उनमें से कुछ नंबर्स को लेकर हमारा सेट है एस। इसलिए हमने कहा कि एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी जो नेचुरल नंबर है उनमें एक प्रॉपर्टी आता है, वो है वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जो बड़ा नंबर छोटा नंबर है वो पहले रहता है और इसके बाद बड़ा नंबर आता है। पहले रहता है छोटा नंबर, इसके बाद रहता है बड़ा नंबर। इसको बोलते हैं वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर बाय वेल ऑर्डरिंग property of natural number, there exist a least integer, सबसे छोटा, ठीक है, उस सेट में सबसे छोटा एक ऐसा हमें इंटीजर मिलेगा, एटलीस्ट ए लीस्ट इंटीजर डी इन एस। कौन से सेट में? सेट एस में हमें एक सबसे छोटा लीस्ट बोला है, लीस्ट मतलब छोटा, एक हमें नंबर मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा। कौन से सेट में? सेट एस में, जो हमने सेट पकड़ा हुआ है इस सेट में, ठीक है, उसको हमने डी से डिनोट कर दिया। एटलीस्ट ए लीस्ट इंटीजर डी इन एस सच दैट, और डी का फॉर्म कैसा होगा? डी का फॉर्म ऑब्वियसली इसके जैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग u के जगह पर x और b के जगह पर हम लोग y बिठा देंगे। सच दैट d इज इक्वल टू ax प्लस by। किस लिए बिठाया हमने? क्योंकि ये तो जनरल फॉर्म है ना, हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा चेंज करके हम लोग यहाँ पर x बिठा देंगे और यहाँ पर y बिठा देंगे। लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू u इज इक्वल टू x, u इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू y for some integer इसको मैंने लिख दिया। अभी हम लोगों को प्रूफ करना होगा कि जो d है ये d a और b का क्या है? a और b का GCD है। क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अभी हमारा नेक्स्ट एम है कि d को प्रूफ करना है a और b का GCD। we have to show that d is equal to GCD of a and b, मतलब a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, ये चीज हमें प्रूफ करना होगा। तो d अगर a और b का GCD होगा तो इसका मतलब है कि d a को डिवाइड करेगा। और यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? a के बारे में बात कर रहे हैं, d के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी, a के बारे में। तो हम लोग d और a को पकड़ लेंगे, d हो जाएगा हमारा डिवाइजर और a हो जाएगा हमारा डिविडेंड। इन दोनों को पकड़ लेंगे और इस पे हम लोग अभी यूज करने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम इसके आगे वाला टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि किस तरह से अगर हम लोग दो इंटीजर्स को पकड़े a और b तो उनके लिए हमें दो और इंटीजर्स मिल जाएगा q एंड r उनसे रिलेटेड, और इनके बीच में एक रिलेशन बनेगा, वो है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। यानी अगर हम लोग b से a को डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइजर है, डिविडेंड है, कोशेंट है, रिमाइंडर है, उनके बीच में ये वाला रिलेशन बनता है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम का हम लोग यूज करने वाले हैं। लिखेंगे बाय अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम on A and D, we can obtain two unique। अगर हम लोग इन दोनों के ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं तो हमें A और D के साथ सॉरी यहाँ पर B के जगह पे D है, A और D के साथ रिलेटेड दो यूनिक इंटीजर्स मिलेगा। टू यूनिक integers q and r
सच दैट उनके बीच में क्या रिलेशन होगा कि a इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, और ये जो r की वैल्यू है वो 0 के बराबर या फिर 0 से छोटा और हमेशा d से 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा और हमेशा d से छोटा होगा। ठीक है, इस रेंज के अंदर रहेगा। इसको लिख देंगे हम नंबर 1 इस चीज को। नेक्स्ट r को निकाल के लाएंगे रिमाइंडर को, r इज इक्वल टू a माइनस डी क्यू, a इज इक्वल टू माइनस q को रख देंगे आगे, और d का जो वैल्यू है हमने यहाँ पे पकड़ा हुआ था, क्या है ये ax प्लस बी वाई, इसको यहाँ पर बिठा देंगे ax प्लस बी वाई, तो क्या होगा a माइनस क्यू ए एक्स प्लस माइनस क्यू बी वाई। तो ये इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं हम लोग a को, तो 1 माइनस क्यू एक्स होगा, प्लस यहाँ से b को कॉमन ले सकते हैं, अंदर रहेगा माइनस क्यू वाई। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग u डैश, इसको अगर हम लोग b डैश लिख दें, लिखेंगे व्हिच इज ऑफ द फॉर्म a u डैश प्लस a v डैश। इनका फॉर्म कैसा है, विथ u डैश इज इक्वल टू क्या लिखा है हमने 1 माइनस क्यू एक्स के जगह पे हमने u डैश बिठा दिया, और v डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू वाई। इतना तक तो हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए हमें पता है यहाँ पर कि r का जो रेंज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, 0 से ग्रेटर देन या फिर बराबर है और d से छोटा है। तो इसका मतलब है कि r का वैल्यू जो है वो हमने देखिए पहले ही पकड़ा हुआ था कि ax प्लस बी वाई जो है वो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है इस सेट का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि r जो है वो d से छोटा है, तो d ही अगर इस सेट का सबसे छोटा लिस्ट एलिमेंट है, ठीक है ना, तो उससे छोटा r का वैल्यू और क्या हो सकता है। इसका मतलब कि r का वैल्यू 0 के बराबर होगा, क्योंकि d से छोटा और कोई एलिमेंट 0 के अलावा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा रिमाइंडर है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि d से छोटा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0 ही है। तो लिखेंगे सिंस r का रेंज लिख लेंगे, एंड ये भी लिखेंगे कि सेट S हैज नो पॉजिटिव इंटीजर of the form au plus bv which is less than d, therefore only value of r is 0। ठीक है, क्योंकि d से छोटा इस फॉर्म का और कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं है, तो r का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि r हमारा इस फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में, au प्लस बी वी, ये जो देखिए यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, लेकिन r का वैल्यू d से छोटा है। लेकिन हमने पहले ही पकड़ा हुआ है कि d सबसे छोटा एलिमेंट है इस सेट का, तो यहाँ पर एक ही ऑल्टरनेटिव रह गया है कि r का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो हमने लिख दिया r इज 0, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 में ले जाके बिठा देंगे, लिखेंगे पुटिंग
the value of r in 1, we get a is equal to डी क्यू। प्लस जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो q इज इक्वल टू क्या होगा, a डिवाइडेड बाई डी। इसका मतलब है कि d a को डिवाइड करता है, देयरफॉर लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर d डिवाइड्स a। इस सिंबल का मीनिंग होता है कि डिवाइड्स, d क्या करता है, a को डिवाइड करता है। तो ये चीज़ देखिए, पहला चीज़ प्रूव हो गया कि d a को डिवाइड करता है। सिमिलरली हम लोग अगर ऐसा पकड़ लें कि हमारा b नॉन ज़ीरो है, मॉड ऑफ b इज इक्वल टू सेम जैसा हमने किया है यहाँ पर a के लिए, वैसा अगर कर दे तो लास्ट में जाके हम लोग ये भी प्रूफ कर पाएंगे कि d b को डिवाइड करता है। तो इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख देंगे similarly following the same argument we can show, मतलब सेम रास्ते में चलकर हम लोग दिखा सकते हैं, we can show that d divides b। तो ये चीज़ प्रूव हो गई। देखिए मैंने आपको जब शुरुआत में बोला था कि GCD का आपको डेफिनेशन याद रखना होगा, तो उसमें क्या लिखा गया था, D A को भी डिवाइड करेगा और B को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि D जो है वो A और B का एक कॉमन डिवाइज़र है। सिर्फ कॉमन डिवाइज़र यहाँ पे प्रूफ हुआ है, GCD अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। तो लिखेंगे देयरफॉर, क्योंकि D दोनों को ही डिवाइड करता है इसीलिए वो कॉमन डिवाइज़र दोनों का, देयरफॉर D इज़ ए कॉमन डिवाइज़र ऑफ A एंड B। चलो ये प्रूफ हो गया। अभी हमें ये प्रूफ करना होगा, ये GCD तभी प्रूफ होगा हम लोग जब दिखाएंगे कि D सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। यानी इसके लिए हमें यहाँ पर एक आर्बिट्ररी एलिमेंट को लाना होगा, इंटीजर को लाना होगा C उस सेट में से, S सेट में से, और दिखाना होगा कि C जो है वो D से छोटा है। ठीक है, हम लोग ऐसा पकड़ेंगे कि जो C है वो A और B का कॉमन डिवाइज़र है, लेकिन बाद में दिखा देंगे कि C का वैल्यू D से छोटा है। तो ऐसा करने से प्रूफ हो जाएगा कि D सबसे बड़ा है कॉमन डिवाइज़रों में, और इसलिए D को हम लोग कह देंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो अभी लिखते हैं, नाउ लेट C be any common positive divisor of A and P। हम लोग पकड़ लेंगे कि D के अलावा C क्या है, दूसरा कोई कॉमन डिवाइज़र है A और B का, लेकिन हमें प्रूफ करना होगा कि C जो है वो D से छोटा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर, क्योंकि D कॉमन डिवाइज़र है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि दैट इज C डिवाइड्स A एंड C डिवाइड्स B। C A को भी डिवाइड करता है, C B को भी डिवाइड करता है। तो अभी हमें जाना होगा पेज नंबर 113 में। कौन से पेज में, पेज नंबर 113 पे, और यहाँ पर जो 3.4.1 ऊपर लिखा हुआ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी, इसके सबसे लास्ट वाले पॉइंट में जाना होगा, यानी 7th नंबर, जिसमें लिखा हुआ है कि इफ A डिवाइड्स B एंड A डिवाइड्स C देन A डिवाइड्स BX प्लस CY। तो इस चीज़ का हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। C डिवाइड्स A, C डिवाइड्स B, तो C किसको डिवाइड करेगा, AU प्लस BV, या फिर आप लिख सकते हो कि AX प्लस BY, क्योंकि ये जो X और Y है ये U और B का ही वैल्यू हमने पुट किया था यहाँ पर। पुट किया था, तो दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि अगर C A को डिवाइड करे और C B को डिवाइड करे तो C AU प्लस BV को भी डिवाइड करेगा। कहाँ से लिखा हमने, इससे लिखा। ठीक है, तो लिख देंगे देयरफॉर C डिवाइड्स AU प्लस BV। अगर हम लोग
यहाँ पर u के जगह पे x बिठा देंगे और b के जगह पे y बिठा देंगे। फॉर लिखेंगे फॉर u इज इक्वल टू x एंड v इज इक्वल टू y। तो ये जो चीज़ है ये असल में क्या है, देखिए यहाँ पर u का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। c क्या करता है, c a और b को डिवाइड करता है, इसलिए हमने इस चीज़ को लिखा, ठीक है। और यहाँ पर u का वैल्यू कुछ भी बिठा सकते हैं हम लोग, तो x और y को भी बिठा सकते हैं। और अगर x और y को बिठाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि c जो है वो किसको डिवाइड करता है, d को डिवाइड करता है, क्योंकि ax प्लस बी वाई किसका वैल्यू है, ax प्लस बी वाई जो है वो d का वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि c d को डिवाइड कर रहा है। चलिए इस चीज़ को फिर से समझते हैं, क्योंकि ये जगह जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सी ए को डिवाइड करता है, सी बी को डिवाइड करता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं सी डिवाइड्स ए यू प्लस बी बी। कहाँ से लिखा हमने, पेज नंबर 113 में 3.4.1 के नंबर 7 से हमने लिखा, 7 नंबर प्रॉपर्टी से। अभी देखिए जो ए यू प्लस बी बी है वो सेट एस के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जनरल फॉर्म है, जनरल रूप है। यू का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सी मतलब जनरली सभी को डिवाइड कर रहा है, इस फॉर्म के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको क्या कर रहा है, सी डिवाइड कर रहा है। तो मान लीजिए कि सी अगर 4 को डिवाइड करता है, 8 को डिवाइड करता है, जितने भी इवन नंबर है सबको डिवाइड करता है, और मेरा काम है 10 से, ठीक है। उस सेट में अगर 10 रहा तो अगर वो सबको डिवाइड कर रहा है तो 10 को भी तो डिवाइड करेगा ना सी। तो उसी तरह से उस सेट में सभी एलिमेंट जो है वो ए यू प्लस बी वी के रूप में, लेकिन अगर यू के जगह पे एक्स और बी के जगह पे वाई बिठा दे तो जिस तरह से सी 10 को डिवाइड कर रहा था इस तरह से सी उसको भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये तो कौन से सेट में बिलोंग कर रहा है, वो सी सेट एस में भी बिलोंग कर रहा है ना, क्योंकि सी सेट एस के सभी एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहा है, तो ये भी तो सेट एस के ही एक एलिमेंट है, तो सी इसको भी डिवाइड करेगा। तो ये जो है असल में एक्स प्लस बी वाई ये क्या है, डी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी डी को डिवाइड कर रहा है, और सी डी को तभी डिवाइड कर पाएगा जब वो डी से छोटा होगा। कभी भी कोई बड़ा नंबर, जैसे कि अगर 4, मैं बता दूं कि 4 क्या 2 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता, डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बताऊं कि 2 4 को डिवाइड कर सकता है, हाँ कर सकता है, क्योंकि 2 जो है वो 4 से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि C D से छोटा है, इसलिए वो D को डिवाइड कर रहा है। अगर C से बड़ा होता तो डिवाइड नहीं कर पाता। तो दैट्स वाई ये प्रूफ हो गया, देयरफॉर C इज लेस देन D। तो हमारा दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। एक तो हमें दिखाना था कि D A को डिवाइड करता है और D V को डिवाइड करता है, वो हमें दिखा दिया। और नेक्स्ट ये दिखाना था कि C जो है वो लेस देन और इक्वल टू D है, तो वो हमें दिखा दिया कि लेस देन है। बस इतना दिखा देने से हो जाएगा। तो देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ GCD we can say GCD of A, B is equal to AX plus BY, hence proved.